हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन की। तो हमने डार्विन और लामार्क की थ्योरी को जो है डिस्कस कर लिया था। तो अब हम जो है इसकी मेन जो थ्योरी है नेचुरल सिलेक्शन जिसे बोला जाता है, डार्विन की नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। तो डार्विन जो है अपने मेन लैंड साउथ अमेरिका से वो गैलापागोस आइलैंड तक गया। उसके बाद उस गैलापागोस आइलैंड के बाद वो वापस जो है वो इंग्लैंड चला गया। ठीक है, डार्विन जो है वापस इंग्लैंड चला गया 1936 में। उसके बाद जो नेक्स्ट उसके 17 ईयर्स थे उसमें डार्विन ने जो है जितनी भी उसने अपनी वॉयज अपने सफ़र के दौरान जितनी भी स्पेसिमेंस जितने भी नोट्स कलेक्ट किए थे उन सब पे उसने काम किया। उसने नई ऑब्जर्वेशंस बनाई, यानी कि जो उसने अपने सफ़र में चीज़ें देखी उन सारे नोट्स को उसने दोबारा से रीस्टडी किया, दोबारा से जो है न्यू ऑब्जर्वेशंस बनाई। अब यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट आर्टिफिशियल सिलेक्शन आता है। ठीक है, इसका जो इंटरेस्ट था वो आर्टिफिशियल सिलेक्शन में था। ठीक है, ही वॉज इंटरेस्टेड इन द सक्सेस ऑफ ब्रीडर्स, दीज ब्रीडर्स डेवलप द डिजायर्ड वेरिएशन इन प्लांट्स एंड एनिमल स्टॉक्स। अब आर्टिफिशियल सिलेक्शन क्या होता है कि हम अपनी मर्जी के डिज़ायर्ड जो हमारी ख्वाहिश होती है कि हम इस तरह का प्लांट या एनिमल चाहते हैं, तो उस तरह की आर्टिफिशियल सिलेक्शन से हम डिज़ायर्ड प्लांट और एनिमल जो है वो बना लेते हैं। ठीक है, तो ये एक आर्टिफिशियल सिलेक्शन होती है। डार्विन ने क्या सोचा कि सिमिलर सिलेक्शन में अकर इन नेचुरल वर्ल्ड, के डार्विन थॉट दैट सिमिलर सिलेक्शन में अकर इन दी नेचुरल वर्ल्ड, के नेचुरल सिलेक्शन जो है ठीक है ये सिमिलर है। ठीक है, जो हम आर्टिफिशियल सिलेक्शन कह रहे हैं, ठीक है, दैट इज़ सिमिलर टू द नेचुरल वर्ल्ड। द प्रोसेस द प्रिंसिपल ऑफ द पॉपुलेशन। अब इसमें क्या है कि इनिशियली डार्विन वाज अनेबल टू फाइंड अ नेचुरल प्रोसेस सिमिलर टू आर्टिफिशियल सिलेक्शन। पहले आर्टिफिशियल सिलेक्शन का आइडिया तो था कि हम अपनी मर्ज़ी से अपने डिज़ायर्ड प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो उस डार्विन ने सोचा था कि ये सिमिलर सिलेक्शन है किसकी, के नेचुरल वर्ल्ड की, कि ये खुद आर्टिफिशियल सिलेक्शन नहीं है, ये एक सिमिलर है किससे, कि जैसे नेचुरल वर्ल्ड में हमें चीज़ें देखने को मिल रही हैं जो नेचर की तरफ से हैं ये उसके बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो ये इसलिए इस प्रोसेस में जो है इंटरेस्ट ले रहा था। ठीक है, कि ब्रीडर्स की सक्सेस में वो इंटरेस्ट ले रहा था। पहले इनिशियली डार्विन वाज अनेबल टू फाइंड नेचुरल प्रोसेस, कि वो बिल्कुल उसे नहीं पता था नेचुरल प्रोसेस जो है वो सिमिलर है आर्टिफिशियल सिलेक्शन के। ठीक है, हाउएवर ही रीड एन एसे बाय थॉमस माल्थस इन 1938। अब उसके बाद इसने एक एसे, थॉमस माल्थस साइंटिस्ट था, माल्थस 1938 में इसने एक जो है एसे रीड किया थॉमस का। उस एसे का टाइटल क्या था, प्रिंसिपल ऑफ द पॉपुलेशन। अब माल्थस ने क्या, इसका यकीन था कि ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज ज्योमेट्रिकली, कि ह्यूमन पॉपुलेशन ज्योमेट्रिकली इंक्रीज होती है बट रिसोर्सेज कैन नॉट इंक्रीज विद इंक्रीज डिमांड्स। अब इसका क्या मानना था कि ह्यूमन पॉपुलेशन तो इंक्रीज़ हो रही है लेकिन ह्यूमन पॉपुलेशन के साथ साथ जो रिसोर्सेज हैं वो इंक्रीज़ नहीं हो रहे। ज़ाहिर सी बात है, ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी, आबादी बढ़ेगी, तो आबादी जब बढ़ेगी तो उसकी रिसोर्सेज की डिमांड भी ज़्यादा होगी, लेकिन रिसोर्सेज आबादी के साथ नहीं बढ़ रहे। तो इन सब की वजह से पॉपुलेशन रिस्ट्रेनिंग फैक्टर्स लाइक पॉवर्टी, वॉर्स, प्लेग्स, तो इन सब की वजह से कहत और ये जो गुर्बत वगैरह और फेमीन इन्फ्लुएंस द पॉपुलेशन, इन सब ने जो है इन सब की वजह से जो है ये आप समझ लें कि एक डिज़ीज़ आई, या पॉपुलेशन जो पोटेंशियल पॉपुलेशन है वो क्रैश हो गई। ठीक है, तो क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही थी लेकिन रिसोर्सेज नहीं बढ़ रहे थे। फिर डार्विन ने रियलाइज़ किया कि सिमिलर स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल अकर्स इन नेचर, कि जाहिर सी बात है आबादी भी बढ़ रही है तो नेचर में भी जो है स्ट्रगल होनी चाहिए ना, कि वो रिसोर्सेज बढ़ सकें। तो ये स्ट्रगल जो है ये नेचुरल सिलेक्शन को काज करती है। सम ट्रेड्स आर डिस्ट्रीमेंटल फॉर एन एनिमल, सम एनिमल्स कैन नॉट रिप्रोड्यूस सो दे आर एलिमिनेटेड। अब कुछ एनिमल्स ऐसे थे जो रिप्रोडक्शन का काम नहीं कर सकते थे, इसलिए वो एलिमिनेट हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो आपको ग्राफ नज़र आ रहा है, यहाँ पर ये ग्रोथ है और ये टाइम है। अब यहाँ पे ये पॉपुलेशन ग्रोथ इंक्रीज़ हो रही है, ये जो ऊपर की तरफ जा रही है इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन ये जो फूड प्रोडक्शन है वो नीचे की तरफ लाइन आ रही है, तो ये डिफ्लेक्ट हो रही, डिफिसिट हो रही। ठीक है, या मतलब कि ये कंपटीशन हो रहा है पॉपुलेशन ग्रोथ के दरमियान में, फूड के दरमियान में, तो पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है, उसके बाद जो रिसोर्सेज हैं वो जो है नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो इस तरह फिर पॉपुलेशन पोटेंशियल जो है वो क्रैश हो सकती है। ठीक है, यानी कि हमने बात की फेमीन जो है, प्लेग की बात की, कि कुछ पॉवर्टी वगैरह जो है इन सब की वजह से जो है पॉपुलेशन डिस्टर्ब होती है। ये माल्थस का एसे था जो इसने रीड किया। उसके बाद नेचुरल सिलेक्शन, डार्विन की जो थ्योरी है उसे नेचुरल सिलेक्शन कहा जाता है।
अब डार्विन ने अपने जो आइडिया है वो नेचुरल सिलेक्शन जिसका नाम है, इसने 1844 में पेश किया। देयर आर फॉलोइंग पॉइंट्स ऑफ दिस थ्योरी। सबसे पहले ओवर प्रोडक्शन ऑफ पॉपुलेशन। ओवर प्रोडक्शन ऑफ पॉपुलेशन यानी कि हमें पता है नाम से कि ओवर प्रोडक्शन हो रही है पॉपुलेशन की, कि ऑल ऑर्गेनिजम्स हैव ग्रेट रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल। अब रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल हम कहते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म है, इंडिविजुअल है, वो बहुत ज़्यादा ग्रेट वैरायटी में जो है अपने ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। जैसे कि एक फीमेल ऑयस्टर है, ये आपको एमसीक्यूज में बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के हिसाब से। अ फीमेल ऑयस्टर रिलीज अबाउट 1 लाख एग्स विद ईच स्पॉनिंग, ठीक है। तो एक फीमेल ऑयस्टर है, ये 1 लाख एग्स जो है हर स्पॉनिंग के प्रोसेस में जो है 1 लाख एग्स जो है वो रिलीज़ करती है। अब जैसे एक फीमेल सी स्टार है, रिलीज अबाउट 1 मिलियन एग्स ईच सीज़न। अब एक फीमेल सी स्टार है, वो 1 मिलियन एग्स जो है हर सीज़न में रिलीज़ करती है। 500,000 फीमेल सी स्टार्स कैन प्रोड्यूस अनदर मिलियन एग्स। अब ये जो 500,000 एग्स उसने प्रोड्यूस किए, ये अदर जो है मिलियन एग्स प्रोड्यूस करती है। इफ़ दिस रिपीटेड ओवर जस्ट अ फ्यू जनरेशन इट विल सून फिल अप द ओशंस। अगर इसी तरह ये प्रोसेस रिपीट होता रहा कि 1 मिलियन अगर एक सी स्टार दे रही है एग्स, जाहिर सी बात है वो जो एग्स हैं वो 1 मिलियन एग हैं, वो उनके भी बच्चे होंगे, वो दोबारा से जो है एग्स प्रोड्यूस करेंगी। और फिर वो जब ये प्रोसेस जनरेशन तो जनरेशन जो है चलता रहेगा, तो इन सब की वजह से क्या होगा कि वो जो ओशन है वो फिल हो जाएंगे, फिर हमें ओशन में सिर्फ सी स्टार नज़र आएंगी। अ फीमेल रॉबिन, रॉबिन एक बर्ड है, ठीक है। अ फीमेल रॉबिन लेज 4 फर्टाइल एग्स ईच सीज़न। अब एक रॉबिन जो बर्ड है ये तकरीबन एक सीज़न में 4 एग्स फर्टाइल जो है वो देता है। इफ़ ईच प्रोड्यूसेस 4 मोर रॉबिन्स इट विल काज अनइमेजिनेबल रिसोर्स प्रॉब्लम इन जस्ट अ फ्यू ईयर्स। तो अगर ये जो 4 रॉबिन्स हैं ये और 4 रॉबिन्स को प्रोड्यूस करेगा तो ये एक अनइमेजिनेबल प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देगा, जिसका भी हमें नहीं पता, हम इमेजिन नहीं कर सकते कि चंद सालों में से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है ओवर प्रोडक्शन से, ठीक है। जेनेटिक वेरिएशन, सेकेंड पॉइंट, जेनेटिक वेरिएशन क्या है कि इनहेरिटेड वेरिएशन अराइज बाय रैंडम म्यूटेशन। अब म्यूटेशन की जब बात आती है तो म्यूटेशन हम चेंजेस को कहते हैं। तो जब भी रैंडम म्यूटेशन होती है तो उससे डिफरेंट वेरिएशन आती हैं, ठीक है। जब आपके जीन्स में कोई म्यूटेशन आ जाती है, कोई तब्दीली आ जाती है, तो वो आपके इनहेरिटेड वेरिएशन काज करती है। 2 इंडिविजुअल्स आर नेवर एग्जैक्टली अलाइक, सम ऑफ द जेनेटिक वेरिएशन गिव एडवांटेज टू द इंडिविजुअल। अब 2 इंडिविजुअल है वो एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं हैं, ठीक है। अब इसमें जेनेटिक वेरिएशन है वो एडवांटेज भी काज करती है, बट सम टाइम ये हार्मफुल भी होती है इंडिविजुअल के लिए। लेकिन सम टाइम ये वेरिएशन ना हार्मफुल होती है ना ही वो हेल्पफुल होती है। तो इस तरह की वेरिएशन को हम न्यूट्रल कहते हैं कि जो ना हार्मफुल होती है ना ही हेल्पफुल होती है। और दीज वेरिएशंस कैन बी पास टू द नेक्स्ट ऑफ स्प्रिंग। थर्ड इज़ द स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल, या फिर आप स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस कह सकते हैं कि आप जो है रहने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, अब ह्यूमन बींग्स को भी अब हम देख लें तो ह्यूमन बींग्स भी खुराक के लिए, कपड़ों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करती है, स्ट्रगल करते हैं। इसी एनिमल्स भी स्ट्रगल करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। तो दीज रिसोर्सेज आर लिमिटेड, देयर फॉर अ कॉन्स्टेंट स्ट्रगल स्टार्टेड, मैनी मोर ऑफ स्प्रिंग आर प्रोड्यूस देन रिसोर्सेज कैन सपोर्ट। अब क्या होता है कि रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, एक कॉन्स्टेंट स्ट्रगल जो है कॉन्स्टेंट स्ट्रगल स्टार्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा ऑफ स्प्रिंग जो है वो प्रोड्यूस हो जाते हैं, लेकिन रिसोर्सेज कम होते हैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है और फिर इसके नतीजे में बहुत सारे इंडिविजुअल जो हैं वो डाई भी हो जाते हैं। तो डार्विन रीजन दैट दीज इंडिविजुअल हैव लेस अडेप्टिव ट्रेड्स। तो डार्विन ने कहा था कि इन इंडिविजुअल्स में लेस अडेप्टिव ट्रेड्स हैं। अडेप्टिव ट्रेड्स क्या हैं कि वो इन्वायरमेंट में अडेप्टेशन जो है वो इनमें बहुत ज़्यादा कम है, ज़्यादा नहीं है, इनमें लेस अडेप्टिव ट्रेड्स हैं। सम इंडिविजुअल्स रिमेन अलाइव, दीज इंडिविजुअल्स हैव अडेप्टिव ट्रेड्स। अब जिन इंडिविजुअल्स में अडेप्टिव ट्रेड्स हैं कि जो इन्वायरमेंट के साथ जो है अडेप्ट कर लेते हैं, अपने आप को इन्वायरमेंट में मिक्स कर लेते हैं, वो तो ज़िंदा रह सकते हैं, लेकिन जो नहीं कर सकते वो मर जाते हैं। एंड द फोर्थ पॉइंट इज़ द नेचुरल सिलेक्शन। अब अडेप्टिव ट्रेड्स जो हैं ये ट्रांसफ़र हो जाती हैं बाकी जनरेशंस में। द ऑर्गेनिजम्स विद मेल अडेप्टिव ट्रेड्स हैव लेस चांस टू रिप्रोड्यूस। अब एक तो अडेप्टिव ट्रेड्स है और एक मेल अडेप्टिव ट्रेड्स। अब अडेप्टिव ट्रेड्स और मेल अडेप्टिव ट्रेड्स में क्या फ़र्क है? अडेप्टिव ट्रेड्स का मतलब है कि जो इन्वायरमेंट में चेंजिंग्स हो रही है उनको अडेप्ट कर रही है, लेकिन मेल अडेप्टिव ट्रेड्स में क्या है कि ये जो इन्वायरमेंट में तब्दीलियाँ आ रही हैं उनको अडेप्ट नहीं कर रही। Thus the maladaptive traits become less frequent in population। तो इसलिए जो maladaptive traits हैं ये population में less frequent हैं, finally they are eliminated। तो इसलिए ये eliminate हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं।
तो डार्विन ने अपनी थ्योरी को इन सब आइडियाज़ की बेस पे जो है थ्योरी पेश की, और उस थ्योरी में कुछ पॉइंट्स उसने डिस्कस किए कि हाउ द टॉर्टाइज एंड फिंचेस ऑफ द गैलापागोस आइलैंड चेंज ओवर टाइम, कि जो टॉर्टाइज और फिंचेस हैं गैलापागोस आइलैंड की, वो वक्त के साथ साथ कैसे चेंज हुई। इट आल्सो एक्सप्लेन हाउ सम एनिमल्स लाइक एंशियंट साउथ अमेरिकन हॉर्सेस कैन बिकम एक्सटिंक्ट, कि साउथ अमेरिकन हॉर्सेस जो एंशियंट थे वो कैसे एक्सटिंक्ट हो गए। A group of animals face a new environment. It cannot adapt in the climatic changes, food shortage and environmental stresses, therefore they become extinct. उसके अलावा इसने ये भी कहा कि जब एक इन्वायरमेंट है, न्यू इन्वायरमेंट है, उसमें एक एनिमल का ग्रुप है, उसको मुख्तलिफ चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है, क्लाइमेटिक चेंज का सामना करना पड़ रहा है, फूड शॉर्टेज का, दूसरे इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस हैं, तो उन सब की वजह से वो क्या हुआ कि वो एक्सटिंक्ट हो गई। उन्होंने उस इन्वायरमेंट में जो है उनकी लेस अडेप्टिव ट्रेड्स, तो इन सब को देखते हुए उसने अपनी थ्योरी को जो है पेश किया। उसके बाद है अडेप्टेशन और अडेप्टेडनेस, फिटनेस, ये एक पॉइंट है अडेप्टेशन कि आखिर अडेप्टेशन हम किसको कहते हैं। अडेप्टेशन अकर्स व्हेन अ चेंज इन अ फिनोटाइप इंक्रीज चांसेस ऑफ एनिमल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग सक्सेसफुली। अब अडेप्टेशन जैसी बात है, नाम से ही हमें पता चल गया है कि किसी भी चीज़ में आप जो है फॉर एग्ज़ाम्पल आप बहुत ज़्यादा हॉट टेम्परेचर में अगर रह रहे हैं तो आप उसी माहौल में एडजस्ट कर लेंगे। थोड़ी शुरू में जो है प्रॉब्लम होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप उसमें एडजस्ट कर लेते हैं। या फिर आप जो है बहुत ज़्यादा कूल टेम्परेचर है, कम टेम्परेचर है, वहाँ पे आप रह रहे हैं, आप जो है स्टार्ट में आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप जो है इन्वायरमेंट के साथ साथ आप उसमें रहना जो है आप सूट कर लेंगे। आप जो है आप में वो अडेप्टिव ट्रेड्स होंगी कि आप उस इन्वायरमेंट में जो है मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो अडेप्टेशन हम इसी को कहते हैं कि ये एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है। ठीक है, कि एक एनिमल है, एक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं हैबिटेट के बारे में, तो ऑर्गेनिज्म बिकम बेटर एबल टू लिव इन इट्स हैबिटेट। ठीक है, तो वो ऑर्गेनिज्म अपनी हैबिटेट में ज़्यादा जो है रह सकता है। अब adaptation occurs when a change in a phenotype increases chance of an animal of reproducing successfully। अब एक एनिमल है, एक ऑर्गेनिज्म है, वो फिनोटिपिकली उसमें चेंज जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। अब जब उसमें वो फिनोटिपिकली इंक्रीज़ हो रहा है तो उसमें रिप्रोडक्शन जो है वो भी सक्सेसफुली क्या होगी, वो भी इंक्रीज़ होती है। इट इज़ एक्सप्रेस्ड व्हेन एन ऑर्गेनिज्म इनकाउंटर अ न्यू इन्वायरमेंट, इट रिजल्ट्स इन द एवोल्यूशन ऑफ मल्टीपल न्यू ग्रुप्स। अब जब एक ऑर्गेनिज्म एक न्यू इन्वायरमेंट में जाता है, वहाँ पे इसको मल्टीपल न्यू ग्रुप्स मिलते हैं। ठीक है, एक मल्टीपल न्यू ग्रुप्स बनते हैं, एवोल्यूशन होती है। These groups exploit an environment in different ways. The terms adaptation and fitness has different meanings. अब अडेप्टेशन हम कह रहे हैं एक प्रोसेस है, चेंज इन एवोल्यूशन। द अडेप्टेशंस आर डिफाइंड एज कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और स्पीशीज टू सक्सेसफुली रिप्रोड्यूस इन अ स्पेसिफाइड इन्वायरमेंट। अब एक ऑर्गेनिज्म है, उसके स्पेसिफिक इन्वायरमेंट है, उसमें वो बहुत अच्छे तरीके से रिप्रोडक्शन का काम कर सकता है। उसके अलावा अडेप्टेशन हम कहते हैं चेंज इन एवोल्यूशन। ठीक है, एक इन्वायरमेंट में तब्दीली आ गई है, तो ये उसमें जो है उसमें इतनी ज़्यादा पोटेंशियल है कि उसमें इंक्रीज पोटेंशियल होती है ऑर्गेनिज्म कि वो उस इन्वायरमेंट के चेंज होने के साथ साथ ख़ुद को भी चेंज कर लेता है। अब अडेप्टेडनेस और फिटनेस की अगर बात करें तो ये क्या है, ये मेजर ऑफ द कैपेसिटी फॉर सक्सेसफुल रिप्रोडक्शन इन अ गिवन इन्वायरमेंट। तो अडेप्टेडनेस हम कहते हैं कि जिसमें द ऑर्गेनिज्म विच इज एबल टू लिव एंड रिप्रोड्यूस इन अ गिवन स्टेट ऑफ हैबिटेट्स। यानी अब अडेप्टेडनेस में हम कह रहे हैं कि मेजर ऑफ द कैपेसिटी फॉर सक्सेसफुल रिप्रोडक्शन इन अ गिवन इन्वायरमेंट। जो इन्वायरमेंट दिया हुआ है उसमें जो सक्सेसफुल रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी है उसको मेजर करना अडेप्टेडनेस और फिटनेस कहलाता है। अडेप्टेशन की हमने बात की कि एवोल्यूशन में जो चेंज हुआ है इन्वायरमेंट के साथ साथ ऑर्गेनिज्म खुद को अडेप्ट कर लेते हैं, और अडेप्टेडनेस में हम बात कर रहे हैं कि वो जो इन्वायरमेंट है उसमें जो सक्सेसफुल रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी है उसको मेजर करना। ठीक है, not every characteristics is an adaptation in environmental situation. It is wrongly concluded that every structure is not performing a specific function for which it has been made, therefore it is taken as an adaptation. It's wrong concept. ये आप जो है समझ आ गई होगी आपको तो इसके कंसेप्ट की, क्योंकि हमने कंसेप्ट इसका ले लिया है कि इन्वायरमेंटल सिचुएशन में जैसे कि हम कहते हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर लेते हैं कि ठीक है, समटाइम्स इन्वायरमेंट में हम कहते हैं कि वो स्पेसिफिक फंक्शन जो है परफॉर्म कर लेते हैं, या समटाइम्स वो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म नहीं करते।
उसके अलावा जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करें तो हर ऑर्गेनिज्म जो है वो उस इन्वायरमेंटल सिचुएशन में अडेप्ट नहीं हो सकता। कुछ होते हैं लेकिन कुछ परफेक्शन होती है, कुछ में परफेक्शन नहीं होती, ठीक है, इसलिए हम लेस अडेप्टिव ट्रेट्स कहते हैं उनको। अब अल्फ्रेड रसेल वेलेस जो है एक साइंटिस्ट है, इसके अगर टाइम पीरियड की बात करें बिटवीन 1823 टू 1930, वॉज एन एक्सप्लोरर ऑफ द अमेजन वैली साउथ अमेरिका। अमेजन वैली जो है ये बहुत ज़्यादा आपने इसके बारे में सुना होगा। अमेजन वैली जो है ये कहाँ पे, साउथ अमेरिका में है, और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े जो है आप कह सकते हैं आर्मेडिलोस जो है, उसके अलावा एनाकोंडास, क्रोकोडाइल्स, वो बहुत यहाँ पर पाए जाते हैं। बहुत ज़्यादा स्नेक्स हैं और डिफरेंट वैराइटीज़ के बहुत जहरीले सांप यहाँ पर मौजूद होते हैं अमेजन वैली में, ठीक है। तो इसने इसको एक्सप्लोर किया था। he led a zoological expedition to the Malay archipelago। अब ये मैले आर्चिपेलागो जो है ये भी ग्रुप ऑफ आइलैंड है, उसका नाम है। अब इसने है बहुत ज़्यादा काम किया। उसके अलावा इसने ही रीड द राइटिंग्स ऑफ थॉमस मैल्थिस ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन। इसने जो है थॉमस मैल्थिस जो है उसकी स्टडी को भी जो है स्टडी किया, दोबारा से जो उसने चीज़ें लिखी थी उसको स्टडी किया। उसके अलावा ही इसने अपनी एक थ्योरी जो है वो सिंथेसाइज की थी, जैसे कि डार्विन ने थ्योरी दी थी एवोल्यूशन की, इसने भी थ्योरी एवोल्यूशन की दी थी। तो इसने जो है कुछ क्रिटिसाइज भी किया। डार्विन रिकॉग्नाइज द सिमिलरिटी ऑफ वेलस आइडियाज, ही प्रिपेयर्ड अ शॉर्ट समरी ऑफ दिस ओन थ्योरी। अब इसने क्या किया, इसने उसकी जो डार्विन था इसकी थ्योरी को स्टडी किया और फिर एक शॉर्ट समरी दी उस थ्योरी के बारे में। और जो दोनों वेलस और डार्विन हैं, ठीक है, इनकी जो थ्योरी थी वो पब्लिश हुई थी जर्नल ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑफ द लिनियन सोसाइटी इन 1859। एक जर्नल था, उन्होंने अपना पेपर यहाँ पर पब्लिश किया था। उसके बाद डार्विन देन शॉर्टेंड अ मैन्युस्क्रिप्ट एंड पब्लिश्ड इट एज। उसके बाद इसने और इसको शॉर्ट किया अपने इस काम को और पेश किया ऑन द ओरिजिन ऑफ विशेस बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इन नवंबर 1859। द 1250 कॉपीज़ प्रिपेयर्ड इन द फर्स्ट प्रिंटिंग। पहले उसकी 1250 कॉपीज़ तैयार की गई, उसके बाद वो पहले दिन ही सारी सोल्ड होगी, ठीक है। ये जस्ट इसकी हिस्ट्री थी जो आप सब्जेक्टिव में पूछी जा सकती है। अब डिफरेंस बिटवीन थ्योरीज ऑफ वेलस एंड डार्विन। अब डिफरेंस क्या है वेलस और डार्विन की थ्योरी में, क्योंकि इन्होंने दोनों ने एवोल्यूशन की थ्योरी है उसको प्रेजेंट किया था। अब इनमें क्या है कि सिमिलैरिटीज़ भी इनमें मौजूद थी, तो कुछ डिफरेंसेस भी मौजूद थे। अब वेलस जो था इसका यकीन था कि एवरी एवोल्यूशनरी मॉडिफिकेशन वाज अ प्रोडक्ट ऑफ सिलेक्शन, कि जितनी भी एवोल्यूशनरी मॉडिफिकेशन हो रही है, एवोल्यूशन की वजह से जितनी भी चीज़ें मॉडिफाई हो रही हैं वो किसके नतीजे में हो रही हैं, वो सिलेक्शन के नतीजे में हो रही हैं। देयरफॉर इट इज़ अडेप्टिव फॉर द ऑर्गेनिज्म, और ऑर्गेनिजम्स में ने उनको अडेप्ट कर लिया। लेकिन डार्विन ने एडमिट किया कि जो नेचुरल सिलेक्शन है ये एवोल्यूशनरी चेंजेस को एक्सप्लेन नहीं करता। इसने अडेप्टिव सिग्निफिकेंस को एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है। उसने इस अडेप्टिव सिग्निफिकेंस को हर मॉडिफिकेशन के लिए एक्सेप्ट नहीं किया, तो यहाँ पर इनका डिफरेंस था। उसके अलावा वेलस बिलीव्स दैट इट इज़ अगेंस्ट मोरालिटी टू गिव जजमेंट्स ऑन एवोल्यूशन, देयरफॉर ही कुड नॉट गिव क्लियर आइडियाज़ ऑफ एवोल्यूशन। अब जो वेलस था इसका यकीन था कि ये मोरालिटी के अगेंस्ट है और इसने कोई क्लियर आइडियाज़ नहीं दिए थे एवोल्यूशन के। लेकिन डार्विन जो है उसने कंसेप्ट दिया था एवोल्यूशन का, इसलिए जो डार्विन का आइडिया है आर क्लोजर टू द व्यूज़ ऑफ मोस्ट मॉडर्न साइंटिस्ट, इसलिए डार्विन का आइडिया जो है वो ज़्यादा एक्सेप्टेबल है। अब वेलस वर्क मोटिवेटेड डार्विन टू पब्लिश हिज ओन आइडियाज़, बट द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज क्रेडिट टू चार्ल्स डार्विन, ठीक है। लेकिन जो वेलस का काम था उसने डार्विन को मोटिवेट भी किया था, लेकिन जो थ्योरी थी नेचुरल सिलेक्शन की उसका क्रेडिट किसको जाता है, चार्ल्स डार्विन को जाता है। चार्ल्स डार्विन को इसका सारा क्रेडिट जाता है। डार्विन परफॉर्म्ड हार्ड वर्क फॉर ईयर्स, ही एक्यूमुलेटेड अ लार्ज नंबर ऑफ एविडेंसेस, देयरफॉर वेलस हिमसेल्फ एट्रीब्यूटेड द थ्योरी टू डार्विन। इसलिए वेलस अपनी थ्योरी जो है उसको डार्विन को ट्रिब्यूट दे दी, क्योंकि डार्विन ने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया था, उसने बहुत ज़्यादा जो है एविडेंसेस, बहुत ज़्यादा सबूत इकट्ठे किए थे अपनी इस थ्योरी को पेश करने के लिए, ठीक है। तो ये वेलस और डार्विन में डिफरेंस